मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज जो मुख्य विषय है वो मेरा ये है कि मैं डॉक्टर हेडगेवार जी के विषय में 2 लाइन बोलूँगा, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पूर्व उनके विषय में पढ़ा है। वैसे तो मैं उनके विषय में विस्तृत रूप से आप सभी को पहले बता चुका हूँ, परंतु उनकी 2-3 मूलभूत बातें जो उनके जीवन के आदर्श थे, जो मूल्य थे, उनको मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार से दो आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसको लेके झूठा बनाया जा रहा है, जबकि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी नागपुर में रहते थे, आप सभी जानते हैं। नागपुर में उन्होंने नागपुर से शुरुआत की। सर्वप्रथम उन्होंने जब वो आए थे, उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया, लोगों को संगठित करना शुरू किया, तो उनको भड़काऊ भाषण देने के कारण उन पर अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर आरोप लगाया कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और उनको जेल में डाल दिया और सश्रम कारावास हो गया। जब वो जेल में थे तो उन्होंने वहां क्या किया क्या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो वहां से निकल कर आए तो वो केवल अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ एक मन में एक तपती ज्वाला, तीव्र ज्वाला, जो कि देश की आजादी के लिए थी, जो देश को किसी भी तरीके से आजाद हो जाने के लिए थी। और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की कि मुझे पूरा हमको आजादी चाहिए, हमको आधा हिस्सा भाग नहीं चाहिए। उन्होंने अपना संगठन धीरे धीरे बहुत बड़ा संगठन बनाया। आरएसएस अगले वर्ष एक शताब्दी पूरी हो जाएगी, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आरएसएस के। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके जो आदर्श हैं, उनके मूल्य हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अडॉप्ट किया है। और भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना करना बिना आरएसएस के, मैं समझता हूं ये बेईमानी है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से मां है, और मां और बेटे के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं होता। अभी तो थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है अवश्य, लेकिन माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि यदि बेटा बोल दे तो माँ उसको फिर अपने आंचल में समेट लेती है। तो कहने का अर्थ है कि आरएसएस और भाजपा और आरएसएस ये कभी आपस में अलग नहीं हो सकते। और हेडगेवार जी ने उस समय दूरदृष्टि रखते हुए कितनी सारी शाखाएं, कितनी सारे सेक्टर्स में काम किया, न केवल राजनीति में, अभी तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने किसानों के लिए भी काम किया, मजदूरों के लिए भी काम किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा कोई भी चीज उन्होंने नहीं छोड़ी जो हमारे देश को स्वदेशी बनाने के लिए आवश्यक थी, उस विषय में उन्होंने कार्य ना किया हो। और उनको ये दूरदृष्टि थी कि 100 वर्ष बाद हमारे देश की हालत क्या होगी, हम आजादी हमें मिल जाएगी, अपितु ये जो संस्कार हैं, ये जो अंग्रेजों की सत्ता है, अंग्रेजों की मानसिकता है, ये कैसे जाएगी। उनका कहना ये था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं आजादी हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी, वो उतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं होंगे, क्योंकि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की जितनी भी मानसिकता है, वहां की कल्चर है, उसको अडॉप्ट लोग करेंगे, क्योंकि वो हम पे शासन करके जाएंगे तो उनके मन में ये रहेगा कि जिन्होंने हम पर शासन किया वो हमसे बेस्ट है। तो ये बड़ी चुनौती है, और ऐसा हो भी रहा है, सब आप देख रहे हैं। लेकिन अब बहुत कुछ बदलाव है। अब मैं इस विषय पर 2-3 बातें बताना चाहता हूं जो मैंने
पुस्तक में भी पढ़ी और मैं समझता हूं वो सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। 5 मुख्य बातें उन्होंने बताई, 4-5 बातें। और ये बहुत शिक्षाप्रद जानकारी है, प्रत्येक व्यक्ति को धारण करने योग्य है। सर्वप्रथम आता है सामाजिक समरसता का व्यवहार। अपने कार्य क्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्र और मित्र कुटुंब होने चाहिए। अपने कुटुंब के और जहां हमारी शक्ति है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है, वहां मंदिर, पानी, शमशान सबका एक होना चाहिए। पर्यावरण के विषय में भी प्रयास करना चाहिए। पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, हरियाली लाओ, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों के पास में अपने घर में पेड़ वृक्ष लगाने हेतु स्थान है, उनको अपने घर में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। स्व आधारित सारा व्यवहार हो। स्व आधारित की जीवन की कल्पना में उपभोग के लिए हमें ये जीवन नहीं मिला है, ये समृद्धि के लिए मिला। हमें समृद्धि चाहिए, अय्यासी नहीं चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी की स्तुति जब हम करते हैं तो श्री सूक्त में उसमें लिखा है, जैसे धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम लिखा है, वैसे ही क्या लिखा है आगे, नत क्रोधो न लाभो न मासर्चियो न असुंभामति। ये भी कहा है कि नीति युक्त लक्ष्मी, उसकी हम पूजा करते हैं। उपभोग में उसको हमें नहीं दौड़ाना। उपभोग की रेस में हम नहीं ध्यान देंगे। हमें संयम रखना है, संयमित उपभोग, इस पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास भी है। इसलिए फिजूल खर्ची करना बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं है। सादगी से रहना, मितव्ययता से रहना, आवश्यकताएं सारी पूरी हों। समाज है तो उसमें स्थान, मान, सम्मान है, सबका रहता है। उसके अनुसार अपना रहना सहना हो, परंतु अनावश्यक खर्चा नहीं करेंगे। संकल्पित होइए। सादगी से रह सकते हैं और रहेंगे। स्वाधारित स्वदेशी का व्यवहार यही है। जो अपने घर में बन सकता है, बाहर से हमको नहीं लेके आना बिल्कुल भी। ये एक अलग बात है, कभी कभी चले गए बच्चों के साथ, अपना बच्चों को लेके हफ्ते में एक दिन किसी दिन चले गए, लेकिन उसको रेगुलर नहीं बनाना है। और जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लेके आना है। आजकल आपने देखा होगा, कोई अमेरिका गया, कोई कहीं गया, वहां से लाते हैं भी, ये अमेरिका से मैंने घड़ी खरीदी, ये अमेरिका से हमने जूता खरीदा। उसमें क्या कोई अलग चीज है? ये सारी चीजें, ये आज की जो मानसिकता है, ये इतनी ये मेरे लिए तो गिरी हुई मानसिकता है इस तरह की। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है। अपने देश को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को अगर छोड़कर हम दूसरे की भूमि पर इतना वो निर्भर हो जाएंगे कि उसको ही हम सब कुछ क्रेडिट देंगे, तो क्या हम
इसलिए इस भूमि को क्यों हम माता कहते हैं। लेकिन देश नीति है तो बाहर से कभी कभी लेना भी पड़ता है, वो सरकार का काम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो भी हमें अपनी शर्तों पर करना है। कोई हमको दबाए और हमसे कहे, जैसे अमेरिका ने कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में कि लाल गेहूं वहां से आता था अमेरिका से, तो उन्होंने अपनी शर्तों पे देना चाहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने मना कर दिया। उसको बोलते हैं देश का स्वाभिमान नहीं गिरने दिया। देशवासियों से अपील की कि सोमवार मंडे आप एक दिन व्रत रखिए और हो सके तो एक समय खाना खाइए। पूरे देश ने साथ दिया, लेकिन देश का स्वाभिमान नहीं करने दिया और अमेरिका से गेहूं नहीं लिया। इससे आगे अपने देश की व्यवस्था, कानून, संविधान, अनुशासन, इन सब का पालन करना, लाल बत्ती पर रुक जाना, अपने आसपास घर में साफ सफाई का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें अवश्य आपको लग रही होंगी, परंतु इनका परिणाम बहुत बड़ा है। जहां कतार में खड़ा रहना है वहां हमें कतार में ही खड़े रहना है। म्यूनिसिपल से लेके, सबसे मैं टैक्स में हूं वैसे भी मुझे पता है इस विषय में, म्यूनिसिपल से लेके राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक जितने भी कर हैं उनका कर भरण अवश्य करना, समय पर करना, कोई नियम तोड़ना नहीं, कोई व्यवस्था तोड़नी नहीं, अनुशासन में रहना। और ये सारा मैं और मेरा परिवार कर सके, इसलिए हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठना, अपनी परंपरा, कुल की और देश की, उसकी सांस्कृतिक, उसके मूल्य, उस पर आधारित व्यवहार करना, और उनका स्मरण करना, उनको अपने जीवन में परिश्रम के साथ यदि प्रसंग आया तो प्राण देकर भी निभाने वाले अपने कुल के और अपने देश के पूर्वजों का स्मरण करना, और उसके अनुसार अपना घर यदि नहीं है तो इसकी चर्चा करना और सहमति से जो होता है वो लागू करना। घर के सब लोग एक बार बैठें, श्रद्धानुसार सप्ताह में एक बार भजन भोजन करें, आपस में बैठकर बातचीत करें, समय अच्छा खासा समय दें, 2-4 घंटे का, और सभी बातों पर चर्चा होनी चाहिए। अपने घर का वातावरण हमको इस प्रकार बनाना चाहिए कि वो हमारी संस्कृति के अनुसार भी हो और बड़ों का सम्मान हो। सारी हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार जो भी एक परिवार की मर्यादा है, उस मर्यादा का हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। किसी भी तरीके से उस मर्यादा के बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण रामचरितमानस है। भगवान श्री राम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है और हमें सीखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में एक एक चीज गहराई से समझाई गई है, परंतु मेरा ये मत है कि केवल उसको पढ़ के रख देने मात्र से काम नहीं चलता। प्रयास ये करना चाहिए कि जीवन में भी उसको धारण करें। नहीं, कोई फायदा उन चीजों का है नहीं। किताब रखी है, मैंने देखा है लोग उसको धूप बत्ती दिखा देंगे, उससे क्या होगा बताओ आप। पढ़ने से, उनको उतारने से जब भी तो कुछ होगा, वो धूप बत्ती लगाने से नहीं होगा भैया कुछ भी।